And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Losit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss Central Government Health Scheme Part 4. So, my friends, please listen the video till end. You get complete information about some contents related to the CGHS. So, definitely, I will clarify everything in a very nicely manner so that any layman can understand. It means my topic of discussion. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification, and your friends and your colleagues also, they can get notification, and definitely it would be useful for you for preparation related to the different central and state government exams, and also useful for you as a public servant. So my friends, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. So now, if any queries there, you can contact with me in my WhatsApp number 8327782034 and clear your doubt. So now I am going to discuss CGHS part 4. First one, I will discuss about CGHS contribution and ward entitlement. This part is very important one. मंथली कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा पे लेवल के हिसाब से, और पे लेवल के हिसाब से वार्ड एंटाइटलमेंट कैसे रहेगा इन पैनल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड इन एम्स. सो फर्स्ट वन यू सी, इट इज द कंट्रीब्यूशन स्लैब्स. कंट्रीब्यूशन स्लैब्स एक्चुअली आपको पे लेवल देखना है. यहाँ पे इट मीन्स देयर इज नो नीड टू डिटेक्ट द पर्टिकुलर बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉई, वो नहीं चाहिए. जस्ट यू सी द पे लेवल ऑफ द एम्प्लॉई. कंट्रीब्यूशन देखिए, पे लेवल 1 to 5, मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर CGHS कार्ड 250. ओके, इट इज MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क्स. ओके, सो उनके लिए होगा. लेवल 6 में जो आते हैं उनका मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगा 450. ओके, मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगा 450 फॉर CGHS फैसिलिटीज, प्राइमरी टीचर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट. जैसे कुछ एग्जाम्पल में दे दिया रिप्रेजेंटेटिव कैडर में. लेवल 7 to 11 मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगा 650. ओके, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर्स, कुछ एग्जाम्पल में दे दिया. सिमिलरली लेवल 12 एंड अबोव मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगा 1000 रुपीज़. हियर कुछ एग्जाम्पल्स, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, जॉइंट सेक्रेटरीज. तो ये मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगा. तो मंथली कंट्रीब्यूशन में यहाँ पर क्वेश्चन आता है, MCQ क्वेश्चन. मंथली कंट्रीब्यूशन में आपको पे लेवल को देखना है. ओके, कंसर्न एम्प्लॉय का पे लेवल देखना है. ठीक है, इसको याद रखना है. 250, 450, 650, 1000. राइट, क्लियर. सो इजी है, रिमेंबर करना है. जब लेवल 1 to 5 250 है, जब लेवल 6 को आप देखोगे 200 इंक्रीज होगा. लेवल 7 to 11 200 रुपीज इंक्रीज होगा. बट लेवल 12 एंड अबव इट इज 1000 रुपीज. क्लियर. नेक्स्ट वन, अच्छा यहाँ पर दे दिया, ये भी एक बहुत अच्छा है. डुअल एम्प्लॉई स्पाउसेस एंड अवॉइडेंस ऑफ डबल रिकवरी. यहाँ पर क्या है, सपोज बोथ हस्बैंड वाइफ वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और बोथ आर एंटाइटल फॉर CGHS फैसिलिटी. सो यदि यहाँ पर याद रखिए, यदि हस्बैंड वाइफ का बोथ का कॉमन डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स रहेंगे, कॉमन डिपेंडेंट फैमिली मेंबर. ठीक है, तो कॉमन डिपेंडेंट फैमिली मेंबर केस में ओनली एक आइदर हस्बैंड और वाइफ से डिडक्शन होगा, मगर जिसका बेसिक पे ज्यादा होगा. कॉमन, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दोनों का रहेगा कॉमन डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स. ठीक है, कॉमन डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स रहेगा. तो इस केस में जो CGHS कंट्रीब्यूशन होगा आइदर हस्बैंड से और वाइफ से, मगर जिसका बेसिक पे ज़्यादा होगा. ठीक है, आइदर हस्बैंड और वाइफ, मगर जिसका बेसिक पे हायर होगा. ओके, जिसका बेसिक पे हायर होगा वही कंट्रीब्यूट करेगा. ओके, सो दोनों कंट्रीब्यूट करने का जरूरत यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर देखिए,
Same thing, dual deductions are where only one subscription is recovered for a single household, covering both employees and all valid dependents. दोनों का जो दोनों तो रहेंगे, ठीक है, एंड कॉमन डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स रहेंगे, ठीक है. तो द सिलेक्शन मेट्रिक, द डिडक्शन इज टिपिकली मेड फ्रॉम द पे बिल ऑफ द स्पाउस ड्राइंग द हाईएस्ट सैलरी मीन्स हायर पे लेवल और बेसिक पे, दोनों में जिसका बेसिक पे ज़्यादा होगा, पे लेवल ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली बेसिक पे ज़्यादा होगा, तो उसी से ही डिडक्शन होगा, दोनों से डिडक्शन नहीं होगा. मगर यहाँ पर एक याद रखिए, सपोज हस्बैंड का जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर जो है डिफरेंट है वाइफ से, ये डिफरेंट है, इसका जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है ये दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का डिफरेंट है मीन्स दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे. हस्बैंड वो उसका फैमिली मेंबर को ले रहा है और वाइफ उसका फैमिली मेंबर को ले रहा है, हस्बैंड उसका फैमिली मेंबर को ले रहा है और वाइफ उसका फैमिली मेंबर को ले रहा है, इस केस में दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे. मगर यदि सपोज हस्बैंड वाइफ सपोज हस्बैंड साइड का फैमिली मेंबर्स को लेंगे, हस्बैंड साइड फैमिली मेंबर्स को लेंगे, ठीक है, इस केस में ओनली जो डिडक्शन होगा, जो सीजीएचएस सब्सक्रिप्शन होगा, एक ही स्पाउस देगा जिसका बेसिक पे ज़्यादा होगा, जिसका पे लेवल ज़्यादा होगा और जिसका बेसिक पे ज़्यादा होगा, ठीक है. नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्यूरिंग ये आपका क्वेश्चन में आएगा कि लीव पीरियड में, सस्पेंशन पीरियड में क्या होगा, क्या जो सीजीएचएस सब्सक्रिप्शन है क्या वो डिडक्ट होगा. देखिए होगा, देखिए ड्यूटी पीरियड में हो दोनों, सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन रिकवर्ड, सीजीएचएस बेनिफिट अवेलेबल. ओके, मंथली सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन आपको देना ही देना है, तब तो आपको सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा. सस्पेंशन पीरियड में आपको कंट्रीब्यूट करना है, सस्पेंशन पीरियड में आपका एज यूजुअल सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन होगा. अच्छा, लीव अप टू 4 months, यदि आपका एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा लीव, अदर जो लीव है, चाहे सीएल है, चाहे ईएल है, चाहे कम्यूटेड लीव है, सपोज कोई भी लीव है, तो उसमें आपको सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन देना होगा और फैसिलिटीज मिलेगा. मगर यहां पर एक ऑप्शन है, यदि आपका लीव एक्सीडिंग 4 months, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, यदि लीव एक्सीडिंग 4 months है, मैं इसको टिक लगा दिया, इसमें ऑप्शन है. ओके, लीव एक्सीडिंग 4 months आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. आप कंट्रीब्यूट करोगे तो सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा, कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो पॉज हो जाएगा, सीजीएचएस फैसिलिटी नहीं मिलेगा. ओके, एक्सीडिंग 4 months, मगर आपका लीव अप टू 4 months है, एक्सेप्ट ईओएल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पीरियड में आपको नहीं देना है, सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. तो एक्सेप्ट याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. सो एक्सेप्ट, इसमें लिख देता हूं मैं, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव. ओके, अदर लीव केस में अप टू 4 months आपको एज यूजुअल कंट्रीब्यूट करना है और सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा. मगर जब लीव एक्सीडिंग 4 months होगा, आपके लिए 2 ऑप्शन है. देखिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है. ऑप्शन ए में कि चूज टू पे, आपका लीव पीरियड एक्सीड्स 4 months, मगर आप इट मीन्स सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो उसमें आपको सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा. और एक ऑप्शन है कि आप पे नहीं करोगे. ओके, चूज नॉट टू पे, एक्सीडिंग 4 months, लीव एक्सीडिंग 4 months, मतलब 4 months के बाद जो लीव पीरियड रहेगा, आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो वहां पर सस्पेंड हो जाएगा, बोथ एम्प्लॉइज फैमिली मेंबर को नहीं मिलेगा. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन रिकवर्ड नहीं होगा, तो उसमें आपको सीजीएचएस फैसिलिटी नहीं मिलेगा. तो उसमें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि सस्पेंशन पीरियड में एज यूजुअल आपका कंट्रीब्यूशन होगा, आप कंट्रीब्यूट करोगे और आप इट मींस आपको सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा. और जो लीव है, लीव अप टू 4 months आपको देना ही देना है, लीव अप टू 4 months आपको देना ही देना है. मगर एक्सेप्ट ईओएल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को छोड़ दीजिए, कोई भी लीव अप टू 4 months आपको कंपल्सरी, सीजीएचएस मैंडेटरी है, सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन रिकवर्ड होगा और आपको सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा. मगर जब लीव एक्सीडिंग 4 months,
ओके 4 मंथ्स के बाद जो लीव होगा, ओके सपोज यहां पर लीव आफ्टर 4 मंथ्स, लीव आफ्टर 4 मंथ्स इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो लीव आफ्टर 4 मंथ्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप कंट्रीब्यूट करोगे, सीजीएचएस सब्सक्रिप्शन दे दोगे तो आपको सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगा। और 4 मंथ्स के बाद जो लीव पीरियड है, सपोज आप देना नहीं चाहते हो, सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन देना नहीं चाहते हो, तो आपको सीजीएचएस फैसिलिटी नहीं मिलेगा, वो हॉल्ट हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो वही सेम थिंग आई हैव रिटन हियर। ओके द 2 ऑप्शंस आफ्टर 4 मंथ्स लीव, अप टू 4 मंथ्स लीव मीन्स आपको कंट्रीब्यूट करना ही करना है, वो मैंडेटरी है, वो कंपल्सरी है। मगर आफ्टर 4 मंथ्स, जैसे सपोज लीव आपका 6 मंथ्स है, लीव आपका 6 मंथ्स है, तो अप टू 4 मंथ्स तो देना है। अप टू 4 मंथ्स आपको जो सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन है वो मैंडेटरी है, वो तो देना ही देना है, वो मैंडेटरी है। ठीक है, और इमेजिनरी एग्जांपल में जो एक्स्ट्रा 2 मंथ्स रहा, जो एक्स्ट्रा 2 मंथ्स, इसको मैं सर्कल में रखता हूं। ओके एक्स्ट्रा 2 मंथ्स आप डिसाइड करो। ओके 4 मंथ्स के बाद आप सीजीएचएस के लिए सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूट करोगे। इफ यू कंट्रीब्यूट देन योर मीन्स द एम्प्लॉई हिमसेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, दे गेट सीजीएचएस फैसिलिटी। सपोज इफ यू डू नॉट कंट्रीब्यूट देन सीजीएचएस फैसिलिटी इज halted। समझ में आ गया? वही सेम थिंग आई हैव रिटन हियर। तो आफ्टर 4 मंथ्स कीप पेइंग कीप कवरेज, स्टॉप पेइंग स्टॉप कवरेज। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, वार्ड एंटाइटलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक पे रेंज देखिए तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है और जो सीजीएचएस एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, आपको वार्ड एंटाइटलमेंट कैसे मिलेगा? यदि आपका इंडोर ट्रीटमेंट होता है तो आपको वार्ड एंटाइटलमेंट कैसे मिलेगा? देखिए पे लेवल बेसिक पे अप टू ₹36,500 जनरल वार्ड, एम्स में भी जनरल वार्ड। और जब पे रेंज हो जाएगा बेसिक पे का 36,501 to 50,500 तो सेमी प्राइवेट वार्ड। ओके एम्स में जनरल वार्ड रहेगा। ठीक है, और 50,501 to 63,100 इस केस में प्राइवेट वार्ड रहेगा, मगर एम्स में वही जनरल वार्ड रहेगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 63,101 to 80,900 ये पे रेंज में अदर एम्पैनल हॉस्पिटल जो है, रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है, सीजीएचएस रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, प्राइवेट वार्ड रहेगा। मगर इसी केस में एम्स में प्राइवेट वार्ड रहेगा। तो एम्स में प्राइवेट वार्ड आएगा जब 63,101 to 80,900 प्राइवेट वार्ड आएगा, और 80,901 एंड अबव तो सीजीएचएस रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल प्राइवेट वार्ड रहेगा। मगर इसमें एम्स में डिलक्स वार्ड, ओके प्राइवेट और डिलक्स वार्ड ये अवेलेबल है। तो ये पे लेवल के हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक है, तो जनरली जो सीजीएचएस रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल है उसको उसका प्राइवेट वार्ड मिलेगा पे लेवल 50,501 टू, इसमें टिक लगा दिया, प्राइवेट वार्ड मिलेगा 50,501 टू 63,100। मगर प्राइवेट वार्ड जो मिलेगा एम्स में उसका पे लेवल रहेगा 63,101 टू 80,900, वो प्राइवेट वार्ड मिलेगा। और डिलक्स वार्ड जो एम्स में मिलेगा वो पे लेवल रहेगा 80,901 एंड अबव। इसी के हिसाब से यदि एडमिट होता है कॉन्सर्न एम्प्लॉई इंडोर ट्रीटमेंट के लिए तो वहां पर इस तरीके से वार्ड एंटाइटलमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज को देखेंगे। स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज एंड डाइटरी सपोर्ट अंडर सीजीएचएस। नर्सिंग होम फैसिलिटीज इन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स। तो नर्सिंग होम फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर दोज विद पे और पेंशन ऑफ 47,600 एंड अबव। ओके, जो नर्सिंग होम्स है फैसिलिटीज गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में यदि आपका पे लेवल 47,600 है कि पेंशन 47,600 एंड अबव है तब मिलेगा। फ्री डाइट का बात आता है, सपोज दोज हु आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस और मेंटल डिजीज, तो उनको गिवन टू दोज विथ पे और पेंशन अप टू 69,700 यहाँ पर फ्री डाइट मिलेगा।
ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्यूबरकुलोसिस और मेंटल डिजीज का ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, अंडर सीजीएचएस। तो यहाँ पर जो बेसिक पे है और पेंशन अप टू 69,700, तो उसमें फ्री डाइट मिलेगा। और अदर केस में फ्री डाइट रहेगा अप टू पे लेवल 44,900, याद रखिए, अप टू पे लेवल 44,900। उससे ज़्यादा होगा तो फ्री डाइट फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ओके, इससे ज़्यादा होगा तो डाइट के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, मगर फ्री डाइट रहेगा नॉर्मली पे लेवल अप टू 44,900। मगर यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्यूबरकुलोसिस और मेंटल डिजीज का ट्रीटमेंट है तो पे लेवल अप टू 69,700 फ्री डाइट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, कंसल्टेशन फी। चाहे नव जो है, नव और नॉन नव, नव के बारे में नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इसको बोलते हैं ना, देखिए NABH, ओके, HCOज, ऐसे आपको मिलेगा। तो ये नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, फुल फॉर्म नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें चाहे सेफ्टी फैसिलिटी फॉर पेशेंट, सेफ्टी सिक्योरिटी, हाइजीन, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास है, इंटरनेशनल लेवल का बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको नॉब बोलते हैं, ओके, जिसमें चाहे सेफ्टी सिक्योरिटी हो, चाहे हाइजीन हो, चाहे सैनिटरी कंडीशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ओके, ऑल फैसिलिटीज आर टॉप क्लास वन, ठीक है। तो इसमें जो कंसल्टेशन फी है, जैसे आपको ओपीडी कंसल्टेशन 350, चाहे नव हो कि नॉन नव हो, ठीक है, 350 सेम रहेगा। और ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी आउट पेशेंट, और जो इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट है कंसल्टेशन 350 रहेगा। तो 350 कॉमन याद रखिए, चाहे ओपीडी हो चाहे आईपीडी हो। ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी है जो इन पेशेंट व इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो 350 है, चाहे नव हॉस्पिटल, नव सीजीएचएस पिंस हॉस्पिटल हो कि नॉन नव हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, रूम रेंट और वार्ड चार्जेस अंडर सीजीएचएस। रूम रेंट को देखेंगे तो वार्ड कैटेगरी, लिमिट पर डे और डिफरेंस, इसमें कोई नव और नॉन नव में कोई डिफरेंस नहीं है। जनरल वार्ड 1500 है, सेमी प्राइवेट 3000 है, प्राइवेट वार्ड 4500 है। तो इट मीन्स जो जनरल वार्ड टू सेमी प्राइवेट 1500, ओके। सो इंक्रीज आप देख लीजिए, जनरल वार्ड टू सेमी प्राइवेट इंक्रीज 1500, सेमी प्राइवेट टू प्राइवेट अगेन इंक्रीज 1500। तो इसमें डिफिकल्ट नहीं है, मगर जनरल वार्ड 1500 इतना ही रिइंबर्स होगा, इतना ही रिइंबर्स होगा, आप क्लेम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा होगा तो आपको पेमेंट करना होगा। जनरल वार्ड 1500, सेमी प्राइवेट 3000, प्राइवेट वार्ड 4500, इतना ही रिइंबर्स होगा, ठीक है, चाहे वो नव सीजीएचएस पिंस हॉस्पिटल हो कि नॉन नव हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंटेंसिव केयर यूनिट चार्जेस, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट, प्राइवेट वार्ड अंडर सीजीएचएस। अच्छा, यहाँ पर आप आईसीयू का बात बोलेंगे, जो नव हॉस्पिटल है 5400 इंक्लूड्स रूम रेंट, रूम रेंट को ऐड करके, ओके। रूम, आप रूम में हैं और आपको इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट किया गया, फिर आपका जब आप रिकवर कर जाओगे, नॉर्मली थोड़ा सीरियस एलिमेंट से आप जब रिकवरी कर जाओगे, फिर आप वार्ड को आ जाओगे, ठीक है। तो इंक्लूड्स रूम रेंट 5400। और इसमें नॉन नव हॉस्पिटल में याद रखिए, नव नॉन नव को हम कंपेयर करेंगे तो -15,000 फॉर नॉन नव। तो बेसिकली नव हॉस्पिटल 5400 है, तो नॉन नव में 4590, इसमें -15% ऑफ 5400 निकाल दीजिए, ठीक है। तो नव हॉस्पिटल में आईसीयू इंक्लूडिंग रूम रेंट 5400, इतना ही रिइंबर्स होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। नॉन नव हॉस्पिटल में 4590, माने जस्ट 15% लेस देन द नव हॉस्पिटल, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, कुछ मेडिकल एडवांस के ऊपर मैं बताऊंगा। अच्छा, मेडिकल एडवांस में फॉर इंडोर ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल एडमिशन, ओके। यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसमें इफ ए सीजीएचएस बेनिफिशियरी इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल इंडोर ट्रीटमेंट, देन गवर्नमेंट कैन गिव 90% एडवांस। सेम था सीएसएमए रूल्स में,
जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में भी सेम है, गवर्नमेंट कैन गिव 90% एडवांस पेमेंट ऑफ द अप्रूव्ड सीजीएचएस पैकेज रेट होता है। तो जितना सीजीएचएस पैकेज रेट होगा, क्योंकि इंडोर ट्रीटमेंट जब होगा, जो भी फिजिशियन आपको ट्रीट करेगा वो एक सर्टिफिकेट देगा, वो एस्टिमेट करके देगा, वो एस्टिमेशन आपका ऑफिस को जाएगा, ऑफिस इसको अप्रूव करेगा और एक परमिशन लेटर देगा, वो चेक करेगा कि सीजीएचएस पैकेज क्या है। उसका 90% अंडर सीजीएचएस 90% डायरेक्टली आपका ऑफिस डायरेक्टली पेमेंट करेगा हॉस्पिटल को कि आपका डिपार्टमेंट, ठीक है। क्योंकि उसमें जब डायरेक्टली पेमेंट होता है तो उस केस में क्या है, मिसयूज कम होता है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी भी होता है। तो मगर इसमें अच्छा, ये जो एडवांस मिलेगा, एडवांस चाहे मेजर डिजीज हो, चाहे माइनर हो, चाहे सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन, कोई भी, जब इंडोर ट्रीटमेंट होगा, आपका एक बार एडमिट हो गया और आप चाहते हो कि एडवांस लेने के लिए, तो आपको क्या करना है, जो फिजिशियन ट्रीट करेगा वो एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होगा कि ये एक्चुअली सीजीएचएस पैकेज रेट के हिसाब से सपोज 2 लाख है ट्रीटमेंट, ओके, तो वो सर्टिफिकेट जाएगा आपका ऑफिसर डिपार्टमेंट को, तो ऑफिसर डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा कि सीजीएचएस पैकेज रेट, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप कोई सीजीएचएस एम्पैनल हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो, आप सीजीएचएस रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में एडमिट हो गए मीन्स वो तो करेक्ट आकार में एस्टिमेशन दे देंगे, वो एस्टिमेशन आपका ऑफिसर डिपार्टमेंट को जाएगा, वो उसको चेक करके कि परमिशन लेटर देगा, ठीक है, और उसका 90% इट मीन्स जो एडवांस है अंडर सीजीएचएस डायरेक्टली पेड टू द, डायरेक्टली हॉस्पिटल को पेड किया जाता है, ये रूल है। डायरेक्ट पेड करने से क्या है ना, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, उसका मिसयूज कम होता है। बाकी जो 10% है, बाकी 10% जैसे आपको डिस्चार्ज किया जाएगा उस समय जितना भी मेडिकल बिल से आप साइन करोगे और आप 10% पे करोगे, और उसको विद इन 1 मंथ जो आप एडवांस डायरेक्टली आपका ऑफिस डाला है 90%, है कि नहीं, हॉस्पिटल को, और आप सपोज आप 10% दे दिया, तो आप सभी बिल को साइन, आप जब डिस्चार्ज होगा उसका 1 मंथ के अंदर वो सेटल होगा, उसका 1 मंथ के अंदर सेटल होगा, ठीक है। तो इसको मैं बताऊंगा, यहां पर देख लीजिए कंडीशन, यहां पर यदि आप एडवांस लेना चाहते हो अंडर सीजीएचएस रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सीजीएचएस रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, तो इस केस में आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट, आपको जो फिजिशियन ट्रीट करेगा वो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट का सर्टिफिकेट इशू करेगा कि एक्चुअली एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना होगा, ठीक है, जो भी पेशेंट के ऊपर खर्च होगा इतना होगा, तो वो ऑफिसर, आपका ऑफिसर डिपार्टमेंट को जाएगा, वो चेक करेगा और उसको परमिशन लेटर देगा। तो उसमें क्लियरली मेंशन है, यदि आप एडवांस लेते हो 90% सीजीएचएस पैकेज रेट में, तो डिपार्टमेंट पेज दिस एडवांस डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल, तो वो डायरेक्टली हॉस्पिटल को पेमेंट किया जाएगा। मैक्सिमम केस में कभी भी डायरेक्टली इट एम्प्लॉय को नहीं जाएगा, फिर एम्प्लॉय हॉस्पिटल को पेमेंट करेगा। यदि हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम है, ओके, कि हॉस्पिटल साइड से कुछ प्रॉब्लम है, तो वो एम्प्लॉय को जाएगा, फिर एम्प्लॉय हॉस्पिटल को देगा, मगर मेजॉरिटी केस में डायरेक्टली ऑफिसर डिपार्टमेंट टू हॉस्पिटल जाएगा एडवांस अमाउंट, एंड द एम्प्लॉय सेटल द रिमेनिंग बैलेंस अपॉन डिस्चार्ज बिफोर सबमिटिंग द फाइनल क्लेम, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, आप बताएंगे आप एडवांस नहीं लेंगे, सपोज आप सीजीएचएस रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, जो भी खर्च होगा, सपोज आप 2 लाख खर्च हुआ, ओके, नो एडवांस, आप एडवांस नहीं लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीजीएचएस पैकेज रेट जो है, क्योंकि सीजीएचएस रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में आपका कार्ड है ना, तो वो तो ऑटोमेटिकली सीजीएचएस पैकेज रेट के हिसाब से चार्ज करेंगे, तो आप आके पूरा बिल कलेक्ट करके आप सबमिट करोगे, ओके, क्लेम करोगे, तो ये जो सबमिट करोगे विद इन 6 मंथ्स इसमें रख, यदि आप एडवांस नहीं लिया, यदि आप एडवांस, यहां पर मैं बता देता हूं, यदि आप एडवांस, नो एडवांस, आप एडवांस नहीं लिया, सपोज आपका जो एक्सपेंडिचर हो गया 2 लाख, ठीक है, तो आप उसको सबमिट करोगे, ये जो क्लेम को, जब आप डिस्चार्ज हो जाओगे विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स आपको सबमिट करना है पूरा बिल्स को, ठीक है। वही सीएसएमए रूल्स, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, वही है, क्योंकि आप एडवांस नहीं लिया, तो आपका खर्च कितना हुआ, 2 लाख रुपीज सीजीएचएस पैकेज रेट में, तो विद इन 6 मंथ्स आप क्लेम करो, आपको रिइंबर्समेंट मिल जाएगा, ठीक है। यदि हॉस्पिटल डायरेक्टली 90% एडवांस दे देता है, एडवांस
90% दे दिया, जब आपका डिस्चार्ज होगा, जब आपका डिस्चार्ज होगा विद इन 1 मंथ ये सेटल होना चाहिए। विद इन 1 मंथ आप क्लेम करोगे और ये सेटल होगा, क्योंकि इस केस में मेजॉरिटी केस में क्या है, 90% डायरेक्टली आपका ऑफिसर डिपार्टमेंट हॉस्पिटल को दे देगा, और जब आपका डिस्चार्ज होगा पूरा जितना बिल है उसमें साइन करोगे तो विद इन 1 मंथ वो क्लेम को आप सबमिट करोगे और वो सेटल होगा। ठीक है, सपोज यहां पर एडवांस 90% सपोज दे दिया, एस्टिमेटेड है, सपोज उतना खर्च नहीं हुआ, तो आपका ऑफिस जो पेमेंट किया था वो रिफंड के लिए अप्रोच करेगा हॉस्पिटल को कि हम तो आप तो एस्टिमेटेड कॉस्ट दिए थे 2 लाख और हम उसका 90% 1.8 लाख तो हम सबमिट किए थे, मगर 1.7 लाख खर्च हुआ, तो 10,000 आप रिटर्न कीजिए, तो वो हॉस्पिटल रिटर्न करेगा। ठीक है, मगर जब आप एडवांस डायरेक्टली चला जाता है हॉस्पिटल को, तो जब आप डिस्चार्ज होगा विद इन 1 मंथ के अंदर आपको क्लेम करके उसको सेटल करना है। ठीक है, मगर मेजॉरिटी केस में आप एडवांस लोगे अंडर सीजीएचएस तो डायरेक्टली ऑफिसर डिपार्टमेंट से डायरेक्टली चला जाता है हॉस्पिटल को। जब आपका ऑफिसर डिपार्टमेंट रिसीव करेगा एक एस्टिमेटेड कॉस्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट, ओके, फ्रॉम द कंसर्न हॉस्पिटल, तो उसका वो अप्रूव करके परमिशन लेटर देके 90% डायरेक्टली हॉस्पिटल में सबमिट करेगा। ठीक है, और आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए, यदि आउटडोर ट्रीटमेंट में एडवांस का बात आता है, जो आपका टेस्ट है, मेडिसिन है, कि केमोथेरापी है, कि डायलिसिस है, ये सब आउटडोर ट्रीटमेंट है, तो इस केस में यदि आपका एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन ₹10,000 है, ग्रेटर देन ₹10,000 है, तब आपको 90% एडवांस दिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जैसे आपका कभी कभी केमो लेते हो, कि डायलिसिस हो रहा है, कि आपका मेडिसिन से टेस्ट है, सब मिलाकर यदि आपका एक्सपेंडिचर ओपीडी में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आपका एक्सपेंडिचर मोर देन 10,000 है, तब आपको 90% एडवांस मिलेगा। अच्छा, यदि इसमें जो टाइम लिमिट है, यदि आप एडवांस के लिए रिक्वेस्ट करोगे, आप रिक्वेस्ट कर दिया, एप्लीकेशन दे दिया, तो कितना दिन के अंदर आपको डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री आपका एडवांस रिलीज करेगा? विद इन 10 डेज। डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री शुड रिलीज द एडवांस विद इन 10 डेज। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। अच्छा, क्लैरिफिकेशन अबाउट अमाउंट कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पार्ट एक्सप्लेन्स हाउ एडवांस अमाउंट इज कैलकुलेटेड इफ नो फिक्स्ड सीजीएचएस पैकेज। कोई फिक्स्ड सीजीएचएस पैकेज रेट नहीं है। ठीक है, आपका जो ट्रीटमेंट, आप तो एडमिट हो गए, वहां पर फिक्स सीजीएचएस पैकेज रेट नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, आइटम वाइज तो एस्टिमेट, तो आपको एडवांस चाहिए, तो वहां पर फिक्स, एक्चुअली यहां पर नो सीजीएचएस पैकेज रेट एग्जिस्ट। आप जिस इलनेस में सफर हो, वहां पर उस डिजीज रिलेटेड कोई सीजीएचएस पैकेज नहीं है। ठीक है, तो आपको एडवांस चाहिए, तो वहां पर आपका जो फिजिशियन आपको ट्रीट कर रहा है, वो फिर कैसे एस्टिमेशन बनाएगा? वो आइटम वाइज एस्टिमेशन बनाएगा। यदि सीजीएचएस पैकेज रेट नहीं है, चेक सीजीएचएस क्या क्या आइटम लगेगा आपका ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, आइटम वाइज वो सीजीएचएस रेट लगाएगा और एस्टिमेशन बना के वो सेंड करेगा आपका ऑफिसर डिपार्टमेंट को। ठीक है, यदि सीजीएचएस पैकेज रेट नहीं है। अच्छा, यदि सीजीएचएस रेट नॉट अवेलेबल, तो आइटम वाइज सीजीएचएस रेट नॉट अवेलेबल, तब हम एम्स रेट को देखेंगे। फर्स्ट वन, सीजीएचएस पैकेज रेट नहीं है, जो डिजीज में आप सफर हो उसका ट्रीटमेंट के लिए सीजीएचएस पैकेज होना चाहिए, पैकेज नहीं है, तो आइटम वाइज एस्टिमेशन बनेगा। क्योंकि एस्टिमेशन जब आप वो हॉस्पिटल ऑफिसर डिपार्टमेंट को देगा, तब तो 90% एडवांस मिलेगा, मगर सीजीएचएस पैकेज रेट नहीं है तो आइटम वाइज होगा। अच्छा, सीजीएचएस आइटम वाइज नहीं है तो एम्स रेट को देखा जाएगा। अच्छा, नाइदर सीजीएचएस और नॉर एम्स रेट एग्जिस्ट, ना सीजीएचएस रेट है ना एम्स का रेट है, तो उसमें एक्चुअल हॉस्पिटल एस्टिमेट इज कंसिडर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैकेज है तो आराम से एस्टिमेशन बन जाएगा। यदि पर्टिकुलर डिजीज के लिए पैकेज नहीं है, सीजीएचएस पैकेज नहीं है, आइटम वाइज एस्टिमेशन बनेगा। यदि आइटम वाइज सीजीएचएस रेट नहीं है तो अब एम्स रेट को जाएंगे। यदि ना आइटम वाइज सीजीएचएस रेट है ना एम्स रेट है, तब जो हॉस्पिटल कंसर्न हॉस्पिटल जो एस्टिमेट बनाएगा उसी के हिसाब से एस्टिमेशन जाएगा। एस्टिमेटेड सर्टिफिकेट एक्चुअली रिसीव बाय योर ऑफिस एंड देन दे जस्ट एग्जामाइन इट and then after that how much amount it is given in the estimated certificate, then 90% actually directly pay by the officer department to the hospital. Okay,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, नॉर्मल फैसिलिटी, कभी कभी क्या है आपका ट्रीटमेंट, सपोज कंसर्न एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका डेथ हो जाता है, तो वहां पर जो हॉस्पिटल में खर्च होगा उसको फिर कैसे रीइंबर्स कौन करेगा? तो इसलिए सीजीएचएस कार्ड होल्डर क्या नॉमिनेट ए पर्सन, जिसका सीजीएचएस कार्ड है ना, तो वो एक पर्सन को नॉमिनेट करेंगे। तो मीनिंग इफ द सीजीएचएस कार्ड होल्डर अनफॉर्चुनेटली डाइज, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, डेथ हो गया, देन द नॉमिनेटेड पर्सन क्लेम मेडिकल रिइंबर्समेंट, रिसीव पेंडिंग मेडिकल ड्यू। ठीक है कि नहीं? हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो इसलिए सीजीएचएस कार्ड होल्डर का एक नॉमिनी होना चाहिए। यदि ट्रीटमेंट के टाइम में सीजीएचएस कार्ड होल्डर का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है, तो नॉमिनी क्लेम करेगा रिइंबर्स, जो हॉस्पिटल ड्यू है वो नॉमिनी क्लेम करेगा। ओके, रीइंबर्समेंट क्लेम करेगा। अच्छा, मैं बताया था आपको यहां पर व्हेन एडवांस इज पेड डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल, यदि आपका ऑफिसर डिपार्टमेंट डायरेक्टली एडवांस पेमेंट करते हैं हॉस्पिटल को, तो जब एम्प्लॉय डिस्चार्ज होगा, द एम्प्लॉय शुड सबमिट द एडजस्टमेंट बिल्स फॉर फाइनल सेटलमेंट विद इन 1 मंथ ऑफ हिज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। तो मैं बताया था इसको कि विद इन 1 मंथ एक्चुअली आपका इट मीन्स इसमें देखिए when advance is paid direct to the hospital, the employee, जब यदि डायरेक्टली आपका ऑफिसर डिपार्टमेंट पेमेंट किया है हॉस्पिटल को, ठीक है, एडवांस, तो जब एम्प्लॉय का डिस्चार्ज होगा उसका 1 मंथ के अंदर वो सेटल होगा। द एम्प्लॉय शुड सबमिट द एडजस्टमेंट बिल्स फॉर फाइनल सेटलमेंट विद इन 1 मंथ ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये जो फोर्थ पार्ट था इतना था। फिर आप वेट कीजिए फिफ्थ पार्ट को, क्योंकि मैं अभी छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं, तो आप क्या है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सुनने से, आपको क्या है आप आराम से इसके ऊपर आपका नॉलेज होगा, कंप्लीट नॉलेज होगा, तो कोई भी क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, इजीली यू कैन अटेम्प्ट इट। आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।